नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड अकेडमी में। दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बात की थी आपसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के न्यूमेरिकल्स, जिसमें मैंने आपको 10 न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको आज 11 से लेकर 24 तक न्यूमेरिकल्स कराऊँगा। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी और ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर आप नए हो तो। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न ये है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कीजिए। तो ऊन से रगड़े जाने पर यानी ऊन और पॉलीथीन को आपस में रगड़ा जा रहा है, जिससे ऊन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो पॉलीथीन पर चले जाते हैं। तो ऊन जो होगी वो तो धनावेशित होगी और पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो कितना आवेश आया है, Q इक्वल टू यहाँ देखेंगे ए पार्ट डालकर Q इक्वल टू है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब ये पूछ रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस इलेक्ट्रॉन की संख्या का आकलन कीजिए। एन पूछ रहा है। हमारे पास ई क्या होता है, 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हो, जानते हैं हम फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई। एन पूछ रहा है तो Q/E हो जाएगा। Q का मान 3 × 10⁻⁷ और 1.6 10⁻19 कूलम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.875 × 10⁻12 ये निकल के आएगा। यानी कि ऊन से पॉलीथीन पर जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनकी जो संख्या है वो 1.875 × 10⁻12 है। अब आता है बी पार्ट। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति अर्थात द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। ये पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाते हैं तो क्या उसमें संहति द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। हाँ, होगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जब n यानी कि 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें इसका गुणा हो जाएगा 31 × 1.875 × 10⁻12। तो ये हो जाएगा 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम। तो जो संहति का स्थानांतरण होगा वो होगा 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम। तो ये सवाल हो गया। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। यानी दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले हैं ए और बी, उनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतना है, पृथक पृथक आवेश यानी Q1 जो है वो ए पार्ट में यहाँ देखेंगे Q1 और जो Q2 का मान है वो 6.10⁻⁷ कूलम है। उनके बीच की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में बदलेंगे, इतनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है इनके पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। F का मान पूछ रहा है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए बी की त्रिज्या नगण्य मान रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो उसके बीच की दूरी, इसके स्थिर विद्युत बल निकालना है। हम जानते हैं F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हम इनका मान रखेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान कितना, ये देखिए 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9। अब ये पूछ रहा है Q1 और Q2 का मान। Q1 और Q2 का मान दोनों का मान बराबर है, तो कितना है 6.5 × 10⁻⁷। इसी का मान भी 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन r² बताया था मैंने 50 × 10⁻⁻2 50 × 10⁻⁻2 ये है। तो ये देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ये दो जीरो हैं, इनसे ये वाली दो जीरो कट जाएंगी। अब ये वाली दो जीरो से ये
10⁻5 हो जाएगा। ये -7 और -5 -12 9 जाएगी इसमें से, तो माइनस के 3 रह जाएगा। तो इसका जो हम गुणा करेंगे, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.21 न्यूटन, ये निकल के आएगा इसको सॉल्यूशन करने पर। तो इतना आ गया। अब पहला पार्ट हो गया। अब इसके पार्ट बी में क्या पूछ रहा था, ये पार्ट बी में पूछ रहा था, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये पूछ रहा है। यानी कि आवेश जो है वो दोगुना कर दिया जाए, यानी Q1 का मान 2Q हो जाए और Q2 का मान भी 2Q हो जाए, और जो R दूरी है वो आधी कर दी जाए। तो हम जानते हैं F होता है 1/4πε0। तो F डैश पूछ रहा है, ये इसको F डैश मान लिया, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2/R²। ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला में लिखिए 1/4πε0 2Q इंटू 2Q/R², R²/4, ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q², और ये R², ये जो 4 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। तो F डैश का जो मान होगा वो 16 1/4πε0 Q²/R², यानी 16 पहले वाले F के बराबर हो जाएगा। तो जो F डैश निकल के आएगा 16 इंटू F, जो हमारा पहला मान निकल के आया था उसका 16 गुना होगा। इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर है वो आएगा 0.24 न्यूटन। यानी कि यदि आवेश दोगुना कर दिया जाए, यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए तथा जो दूरी है उसको आधा कर दिया जाए, तो जो नया बल होगा, स्थिर वैद्युत बल होगा, वो जो है 0.24 न्यूटन होगा, यानी पहले वाले बल के 16 गुना होगा। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मान लीजिए प्रश्न संख्या 12 में गोले ए और बी साइज में समसमान है, यानी दोनों का जो साइज है गोले ए तथा बी का वो दोनों का बराबर है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, कोई तीसरा गोला है जिस पर कोई आवेश नहीं है, पहले ए गोले के संपर्क में तथा उसके पश्चात बी गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है, तो ए और बी के बीच अब नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो वो पूछ रहा है कि यदि कोई तीसरा गोला अनावेशित गोला है, उस पर कोई आवेश नहीं है, वो सबसे पहले गोले ए के पास लाया जाता है और फिर गोले बी के पास लाया जाता है, फिर हटा लिया जाता है दोनों से, तो अब दोनों का नया आवेश क्या होगा तथा उनके बीच जो बल होगा वो क्या होगा। तो मान के चलिए सबसे पहले हमारे पास दो आवेश थे, क्यू ए और क्यू बी, यानी क्यू ए और क्यू बी जो बराबर थे, मान के चलते हैं वो क्यू के बराबर थे, दोनों पर आवेश बराबर था 6.5 × 10⁻⁷। तो अब जब किसी, तो यहाँ डाल के लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, जब सी गोले को ए के साथ संपर्क में लाते हैं, तो जो आवेश होगा वो बट जाएगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा, आवेश दोनों में समान रूप से बढ़ जाएगा। अर्थात जो ए पर नया आवेश होगा, मान के चलिए वो क्यू ए डैश होगा, और जो आवेश सी पर नया आवेश होगा वो क्यू डैश सी, दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे, यानी Q1 + Q2/2, यानी कि आवेश ए पर कितना आवेश था, बी पर और ए पर कितना आवेश था और तीसरे गोले पर कितना आवेश था, उनका जो औसत होगा वो अब नया आवेश होगा। तो Q1 और Q2/2, तो Q1 पर कितना आवेश था Q, और उस पर था 0, तो Q/2, तो अब हो जाएगा Q/2। अब जो ए पे और सी पर जो नया आवेश होगा वो Q/2 होगा। क्यों होगा, ऐसे मान के चलिए हमारे पास एक गोला है, एक गोले पर धनावेश है और दूसरा अनावेश है, जब दोनों को लाएंगे आपस में तो जो आवेश होता है वो यहाँ देखिए Q1 + Q2/2 हो जाता है, दोनों में आवेश जो है
वो बट जाता है, वो जो आवेश हो जाता है वो Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 होता है। तो तीसरे गोले को जब हम पहले गोले के पास लाए थे तो तीसरे गोले पर 0 आवेश था और उस पर Q आवेश था, तो बट गया, वो Q/2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए, जब सी गोले बी के पास लाते हैं तो जो नया आवेश होगा गोले सी पर, वो डबल डैश मान लिया हमने, और जो बी पर आवेश होगा वो क्यू डैश मान लिया। क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बट्टे 2, Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। क्यू बी पर कितना आवेश था, Q, और क्यू सी पर कितना आवेश था, पहले निकाला था हमने, यहाँ पर Q/2 था, तो वो हो गया Q/2 बट्टे 2। तो 2Q 3Q बट्टे 4। तो जो आवेश होगा वो हो जाएगा 3Q बट्टे 4, इतना आवेश हो जाएगा अब गोले सी पर और गोले बी पर, और गोले ए पर तो वही रहेगा Q/2। तो अब पूछ रहा है प्रतिकर्षण बल क्या होगा। अब यहाँ देखिए, प्रतिकर्षण बल जो होगा गोले, अब सवाल में ये यहाँ पर लास्ट में कह रहा था कि अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा जब अंत में गोले सी को हटा लिया जाता है। तो गोला सी तो हट गया, अब बचा हमारे पास क्या, गोला ए और गोला बी। तो क्या नया प्रतिकर्षण बल जो होगा F 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होता है। Q1 पर हमारे कितना आवेश था, Q जो वन था वो Q/2 था, तो यहाँ हो जाएगा Q/2 इंटू, और जो QB पर जो आवेश था वो कितना था, 3Q/4 अपॉन R²। तो इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो जब निकल के आएगा Q² होगा 3Q² अपॉन 8R²। तो 3/8 1/4πε0 Q² अपॉन R²। तो जो नया आवेश निकल के आएगा वो जो नया प्रतिकर्षण बल होगा वो पहले प्रतिकर्षण बल का 3/8 होना होगा। तो पहले जो प्रतिकर्षण बल था वो कितना निकाला था हमने, 1.51 इंटू 10⁻² न्यूटन था। पहले वही तो था प्रश्न संख्या 12 का जो हमने निकाला था। यहाँ देखिए, ये जो निकाला था वो यही तो था 1.21, तो हमने वही यहाँ रख दिया है। तो इसका 3.8, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 5.71 10⁻³ मीटर। ये आएगा जो नया आंसर होगा हमारा, नया प्रतिकर्षण बल होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में से एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 कणों के पथ प्रदर्शित किए गए हैं। निम्न चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण हैं जिनके पथ प्रदर्शित किए गए हैं। अब पूछ रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह बताइए, किस कण के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात यानी Q/m अधिकतम है। तो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। हम जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए आप, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की ओर कौन आकर्षित होता है, जो नेगेटिव होते हैं। तो 1 और 2 जो कण हैं वो नेगेटिव कण हैं, ये नेगेटिव कण हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये पूछ रहा था तीनों आवेशों का चिन्ह बताइए। तो चिन्ह हो गया पहले और तो दूसरे हैं वो ऋणावेशित हैं, और जो तीसरा है वो जो है धनावेशित है। अब बाद में पूछ रहा है कि Q/m किसके लिए अधिकतम है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, अभिलंबवत विस्थापन का, किसी कण के अभिलंबवत विस्थापन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है y = 1/2 Q/m E²/u। ये फॉर्मूला होता है।
तो वाई ये होता है अभिलंब, किसी कण के अभिलंबवत विस्थापन का फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू 1/, हालांकि इस चैप्टर में इसका डेरिवेशन है नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। तो वाई इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई स्क्वायर अपॉन यू। तो क्यू यू ये दिखाई, तो वाई जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू है, इसमें आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। वाई जो प्रोपोर्शनल है वो क्यू अपॉन एम के है, तो जिसका वाई अधिकतम होगा उसका क्यू अपॉन एम अधिकतम होगा। तो यहाँ इस चित्र को देखकर बताइए किसका विस्थापन अधिकतम है, इस किसका विस्थापन अधिकतम है। विस्थापन जो तीसरा कण है उसका अधिकतम है। तो क्यू, तो तीसरे कण के लिए तो यहाँ लिखना है आपको, तीसरे कण के लिए क्यू अपॉन एम का मान अधिकतम है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आपको बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई वेक्टर न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। पहला पार्ट इसका पूछ रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाईजेड तल के समांतर गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। अब देखिए ये जो है एक 10 सेंटीमीटर की भुजा का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक 10 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग बनाया है हमने, जो वाईजेड तल में स्थित है और एक्स अक्ष के अनुदिश है। आपको दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश है और वाई और जेड तल में है स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पूछ रहा है, ये फ्लक्स ए पार्ट में। तो ध्यान से देखेंगे आप, ई का जो मान दे रखा है, ई का जो मान दे रखा है वो देखा है 3 × 10⁻³ आई, ये इतना मान दे रखा है इसका। और जो उसकी लंबाई दे रखी है, भुजा की लंबाई एल इज इक्वल टू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं वो होता है भुजा का स्क्वायर, 10 × 10 करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 100 सेंटीमीटर में 10 × 10 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसको मीटर में बदलेंगे हम, जो मीटर में हम बदलेंगे इसको, तो 100 × 10⁻⁻², तो 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 मीटर। जो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो निकल के आया है 1 मीटर। तो 1 मीटर नहीं निकल के आएगा, क्योंकि ये देखिए ये सेंटीमीटर में ही, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर को हटाते हैं मीटर में तो 10⁻² आता है, अगर 2 को हटाएंगे तो 10⁻⁴ नहीं आएगा, तो इसके 10⁻², तो ये 0.01 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इतना हो गया। अब बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि जो चित्र है इसमें ये जो वर्ग बन रहा है वो एक्स अक्ष की दिशा में है, और जो वर्ग का जो तल है वो वाई जेड तल में है, वाई जेड में है, वाई जेड की दिशा में। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर डी एस होगा उसकी जो दिशा है वो एक्स अक्ष की दिशा में होगी, क्योंकि जो इसका तल है वो वाई जेड दिशा में है। तो डी एस का जो मान होगा, यानी जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 0.01 एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष का जो हम वेक्टर लेते हैं उसको किसकी फॉर्म में लेते हैं, आई की फॉर्म में, तो 0.1 आई मीटर स्क्वायर इस प्रकार आ जाएगा। अब जानते हैं हम फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस। अब देखिए 3 × 10⁻³ आई इंटू 0.01 आई। अब इसको कीजिए तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। करके देख लीजिए यही हो जाएगा। तो जो फ्लक्स निकल के आया है वो निकल के आया है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसका पार्ट बी क्या पूछ रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसका अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश पर है। तो पार्ट बी पूछ रहा है अगर थीटा का मान में 60 अंश रख दूँ
तो क्या होगा, हम जानते हैं फाई इजिकल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो ई डी एस का मान हमने 30 निकाला था, कॉस थीटा कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जो फॉर्मूला जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा इतना। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 15 से ही रिलेटिव है। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे आप। ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्य सिद्ध है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। तो पूछ रहा है कितना फ्लक्स गुजरेगा, यानी ई का जो मान है वो उस पे क्वेश्चन नंबर 15 में कितना था, ई का जो मान था क्वेश्चन नंबर 15 में वो था 3 × 10⁻3, 3 × 10⁻3 आई न्यूटन प्रति कूलाम। एक्स अक्ष के अनुदिश है ये, एक्स अक्ष के अनुदिश कौन से तल में है, वाई जेड तल में है। तो अब ये बताइए एक घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक घन के 6 फलक होते हैं। तो उनमें से जो 2 फलक होंगे वो वाई जेड तल में होते हैं, और दो होते हैं वो जेड एक्स तल में होते हैं, और 2 जो होते हैं वो एक्स वाई तल में होते हैं। तो अब ये पूछ क्या रहा है, पहले ये देखिए कि प्रश्न संख्या 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्य सिद्ध है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। ये पूछ रहा है उसके जो फलक हैं वो निर्देशांक तलों के समांतर हैं। जब फलक किसी निर्देशांक तलों के समांतर होते हैं किसी घन के, तो उससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, गुजरने वाला जो उसका फ्लक्स होगा वो जो होगा शून्य, वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है। वाई जेड तल के समांतर फलकों में से जितना फ्लक्स एक फलक के अंदर प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स दूसरे फलक से बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सभी फलकों में समान है। अगर किसी एक फलक में जितना फ्लक्स अंदर प्रवेश करेगा किसी दूसरे से उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब अंदर प्रवेश करने वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और जो बाहर निकलने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य होगा। तो इस प्रकार जो संपूर्ण जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। समझ गए। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत करती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स जो है वो 8 × 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। यह पूछ रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। पार्ट ए में क्यू पूछ रहा है। मैंने आपको गॉस की प्रमेय बताई थी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान रखेंगे 8 × 10⁻3 और इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7.1 × 10⁻8 कूलाम। अगर मैं इसको माइक्रो में बदलूँ तो माइक्रो में 10⁻6 जीरो होती है, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम, यानी कि 0.71 माइक्रो कूलाम। अब पार्ट बी में क्या पूछ रहा था, पार्ट बी में पूछ रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुर्मुखी फ्लक्स शून्य है, यानी कि बहुर्मुखी बाहर निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, पहले यहाँ समझिए। जो गॉस की जो प्रमेय होती है वो होती है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। इसके अनुसार क्या होता है, अगर यहाँ पर आवेश जो होगा वो अगर शून्य होगा तो फाई ई जो है वो भी शून्य होगा। अगर किसी पृष्ठ के अंदर अगर आवेश शून्य है तो उसका फ्लक्स भी शून्य होगा, क्योंकि जो गॉस की जो प्रमेय होती है वो किसी
पृष्ठ में निहित कुल आवेश के समानुपात आवेश के 1/ε0 के गुनी होती है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या तो पृष्ठ इससे हमारे दो निष्कर्ष निकलेंगे। क्या निकलेगा, पहला निष्कर्ष तो ये निकलेगा कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। पहला तो ये होगा, जब विद्युत फ्लक्स ही नहीं है तो क्या होगा, पहला निष्कर्ष तो ये होगा कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। या नंबर 2 होगा, वो होगा पृष्ठ के अंदर आवेश तो है लेकिन नेट आवेश शून्य है। क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई जो ई होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, सिग्मा क्यू के। सिग्मा क्यू यानी नेट आवेश जो होगा, दो कंडीशन है इसमें, या तो उसके भीतर जो है वो कोई आवेश नहीं है, या उसके अंदर आवेश तो है लेकिन नेट आवेश शून्य है। मान के चलिए उसमें आवेश के दो स्रोत हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है 8 कूलम और तथा दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है -8 कूलम, तो नेट आवेश कितना होगा, 0। तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 संपूर्ण हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रस्तुत चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ये कोई 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई +10, ये जो है वो +10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिणाम पूछ रहा है। विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है फाई ई। तो यहाँ देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर ये चित्र बना दिया, इस प्रकार का है ये चित्र। तो हम जानते हैं कि एक जो वो होता है, किसी घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो एक फलक, अगर हम एक फलक के लिए निकालें विद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, 6 का भाग चले जाएगा। जो फाई ई इक्वल टू होता है वो किसी घन के लिए इतना होता है, 6 फलकों के लिए। अगर किसी एक फलक का मान निकालना हो तो इसमें 1/6 का गुणा हो जाएगा या 6 से भाग चला जाएगा। तो फाई ई फ्लक्स पूछ रहा है, आवेश कितना है 10 माइक्रो कूलम, 8.85 गुणा 10⁻12 इंटू 6। अब निकालेंगे हम फाई ई। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.88 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ गए, ये आंसर निकल के आएगा। तो ये जो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये पूरा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो क्या जानते हैं हम, फाई ई इज इक्वल टू गॉस की प्रमेय, गॉसियन पृष्ठ है, इतना होता है। क्यू का मान कितना दे रखा है, 2 माइक्रो कूलम, इसको हमने उसमें बदल दिया। अब क्या पूछ रहा है, गॉसिय पृष्ठ पूछ रहा है, वो फ्लक्स पूछ रहा है, लगा दीजिए ये फॉर्मूला। गॉसिय पृष्ठ वाले सभी सवालों में यही फॉर्मूला लगेगा। इसका सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर आपको सॉल्यूशन करने में कोई तकलीफ है, अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अपने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसिय पृष्ठ पर विद्युत जो फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स इतना है। गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ में कितना फ्लक्स रहेगा। बिंदु आवेश का मान पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि जो फ्लक्स है वो कितना है। फ्लक्स जो हमारे पास इतना ही तो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये पूछ रहा है कि गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना होगा। मैंने आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी। गॉस की प्रमेय में क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस की प्रमेय थी। इसमें कहीं त्रिज्या का सवाल आ रहा है, त्रिज्या का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा। क्षेत्रफल का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पर तो निर्भर करता ही नहीं, चाहे हम त्रिज्या दोगुनी बढ़ा लें चाहे। गॉस की प्रमेय ये कहती है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, चाहे हम त्रिज्या दुगुनी कर दें चाहे 8 गुनी कर दें। ये कह रहा था त्रिज्या दुगुनी कर दीजिए, चाहे 4 गुनी कर दीजिए, 8 गुनी कर दीजिए, लेकिन फ्लक्स नहीं बदलेगा, फ्लक्स वही रहेगा। कितना रहेगा फ्लक्स,
फ्लक्स इतना ही रहेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछ रहा है कि बिंदु आवेश का मान यानी क्यू पूछ रहा है। तो क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू पूछ रहा है, फाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे आप, इसको आप कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए इसका, बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है कितना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। कोई चालक गोला है, मान के चलिए ये कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का कोई चालक गोला है। ये पूछ रहा है उसके केंद्र से, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ ये पूछ रहा है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यानी जो ई है वो है 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। अंतर्मुखी है तो गोले का नेट आवेश कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये बाहर की साइड से इस प्रकार एक गोला खींच दिया मैंने। इसका डेरिवेशन मैंने आपको कराया था कि किसी गोलीय कोश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन मैंने आपको कराया था गॉस की प्रमेय की सहायता से जो कराए थे। उसमें हमने फॉर्मूला जो निकाला था वो था E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला लिख रहा है आपको दिखाई दे रहा है r², ये था। मेरी आप क्लास देखना गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का पार्ट 2, उसमें मैंने ये फार्मूला का डेरिवेशन भी कराया था। तो आप इसमें इस डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। इसका मान ये है। अब इसका होता है सिग्मा का मान कितना होता है, Q/A, और ये है यहाँ r² और ये एप्सिलॉन नॉट। तो 1.5 गुणा 10⁻³ क्यू का मान हमारे पास है, इसका मान हमारे पास है। अब ये देखिए जहाँ पर आवेश होगा उसी, जिस वृत्त पर आवेश होगा उसी के लिए तो यहाँ क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो इस वृत्त पर आवेश है तो इसके लिए जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4πr² इंटू r²/r²। तो इस r² से ये r² कट जाएगा। तो जो लास्ट में हमारे पास निकल के आएगा Q इज इक्वल टू, जो लास्ट में Q इज इक्वल टू निकल के आएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4πr², ये निकल के आएगा। आप इसमें वैल्यूज़ रखना, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस का वो है। आप इसमें वैल्यू रखना और इसको सॉल्व करके देखना, आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग मैंने पार्ट 2 कराया था, मेरी वीडियो थी जो, उसमें मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कराया था, देखना आप जाकर। तो उससे मैंने ये फार्मूला किया, ये क्वेश्चन किया है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वो क्या कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय पार्ट ए, पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है वो 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो आप। तो सिग्मा का जो मान है वो है 80 माइक्रो 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, और जो व्यास है, डायमीटर है, वो इतना है। तो इसको त्रिज्या अगर हम निकालते हैं तो आधी होती है, ये हो जाएगा। अब जानते हैं हम सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A। Q का मान निकलवा रहा है Q, और A का मान क्या होता है 4πr²। तो Q का मान निकालेंगे वो सिग्मा इंटू 4πr², ये हो जाएगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा मान निकल के आएगा वो आएगा 1.45 गुणा 10⁻³ कूलम मान निकल के आएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट कहता है गोले के पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, मैंने
फ्लक्स गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला लगाना फाई इज इक्वल टू, इसमें भी पार्ट को मैं नहीं कराऊंगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसमें देखिए फॉर्मूला लगाना फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमारे पास है ये जो अभी निकल के आया है ये वाला। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही 8.85 × 10⁻12। आपको सिर्फ विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब देखिए ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम अगले पार्ट की। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोई अनंत रेखा का आवेश, अनंत रेखा का आवेश है वो 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में रेखिक आवेश घनत्व। तो रेखिक आवेश घनत्व एक अनंत लंबाई के चालक तार से 8 दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी गॉस के प्रमेय से। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो था E इज इक्वल टू 1/4πε0 2λ/r। आपको ध्यान होगा इसका डेरिवेशन मैंने कराया था। तो कुछ नहीं, वो अनंत रेखिक यानी लंबाई का आवेश 2 सेंटीमीटर दूर। तो इस पर पूछा रेखीय आवेश घनत्व कितना है, यानी लैम्बडा पूछ रहा है। ई का मान दे रखा है, आर है ही है, तो कुछ तो नहीं इसमें। तो लैम्बडा का जो मान आएगा वो आएगा ई इंटू r/2। इसमें आपको वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखना। इसको कराऊंगा मैं बहुत ही आसान तरीके में। तो देखिए ये कह रहा है, पहले आप इस क्वेश्चन को, पहले आप क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को ढंग से 2 या 3 बार पढ़िए। आपको आधा क्वेश्चन तो आप तभी हो जाता है जब उसको आप पढ़ते हैं। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से समांतर एवं निकट हैं। तो यहाँ देखिए 2 धातु की प्लेटें हैं, वो एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर दिखाई दे रहा है आपको, तथा ये पूछ रहा है एक दूसरे के निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। तो इनका परिमाण जो है, यानी कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किसी सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो जो है वो 17 × 0 × 10⁻0 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब यह पूछ रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यानी 3 पार्ट है इसके का विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो पहली प्लेट ये है, तो इसके यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, दूसरी प्लेट यह है, इसके यहाँ पर फिर दोनों प्लेटों के कारण बिंदु सी पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो पहली प्लेट के कारण बिंदु ए पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप दे सकते हैं, मैंने आपको बताया था जहाँ पर आवेश स्थित होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वहीं होती है। तो यहाँ देखिए प्रथम प्लेट के बाईं ओर, यहाँ देखिए पहली प्लेट के बाईं ओर बिंदु ए पर, जो ए है उस पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि P1 बिंदु इस पर ए पर आवेश तथा विद्युत बल रेखाएं अनुपस्थित हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोई आवेश नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए बिंदु बी पर कोई आवेश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर ना तो विद्युत क्षेत्र रेखा है और ना ही। तो यहाँ पर आपको ए और बी पार्ट में डालकर लिखना है। दोनों में क्या लिखेंगे, लिखिए प्रथम प्लेट के बाईं ओर तथा दूसरी प्लेट के दाईं ओर बिंदु A1 और बी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि बिंदु ए पर तथा बी पर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनुपस्थित हैं। ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बिंदु P3 पर, बिंदु सी पर। इसको P3 मानिए, सी मानिए। तो बिंदु तीसरे पार्ट में आपको देखेंगे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू अनंत लंबाई की समतल चादर की, तो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पहली प्लेट के कारण है, E1 के कारण मान ली यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की। अब दूसरी प्लेट के कारण देखेंगे आप, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो एक ही दिशा में है, तो दोनों की जुड़ जाएगी, जो परिणामी होगी वो E1 और E2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E1 विपरीत दिशा में, E2 विपरीत दिशा में, यहाँ पर E1 विपरीत दिशा में, E2 विपरीत दिशा में, लेकिन इस पर एक ही दिशा में, इसके कारण ये जुड़ जाएगी। तो जो जुड़ेगी वो होगी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपन एफ, सिग्मा का मान कितना होता है हमारे पास, Q अपन A, लेकिन यहाँ पर सिग्मा का मान इसने दे रखा है 17, यानी 17 × 10⁻22। इसका मान है 8.85 × 10⁻।
12। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है 1.92 10⁻⁻10 मीटर प्रति कूलम। तो दोस्तों ये आंसर निकल के आ गया। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तथा अगर इस चैप्टर के आपको सवाल नहीं हो रहे हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उनको अगली क्लास में कराऊंगा। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है आज। एडिशनल क्वेश्चनों को मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट्स नहीं है और ना ही वो कभी एग्ज़ाम में आते हैं। वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, वो स्वयं करें, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है ना, करना है तो कीजिए, नहीं उनको भी मत कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। आप में ये 24 क्वेश्चन बहुत है। तो दोस्तों अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊँगा। जो सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता है उसको पढ़ाऊँगा मैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।